जय हिंद दोस्तों। अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पे आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज के इस शानदार से एपिसोड का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल बहुत ही खास है दोस्तों। एनडीए 2 2023 में पूछा गया सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल वेदर फेनोमेनन अकर। ये जो वेदर में जितने भी वेदर फेनोमेनन होते हैं, जैसे वर्षा होना या जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारा ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? तो यार एटमोस्फेयर के 5 लेयर होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और इसके ऊपर में होता है सबसे बाहर वाला एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो अपना पहला लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर, इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर में जितने भी वेदर फेनोमेनन हैं वो सारे अकर होते हैं। यानी अपना पहला लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर, उसके अंदर में सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं। ये जो स्ट्राटोस्फेयर है ना, इसमें ओजोन लेयर होता है, ठीक है। मेजो सबसे ठंडा होता है, थर्मो सबसे गर्म होता है और ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी लेयर होता है। एक बार मैं आपको नोट्स भी दे देता हूं। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो इसी के अंदर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं वो इसी के अंदर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर में, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एक और बात मैं आप सबको बता देता हूं कि जो रीजन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों के बीच का होता है, जो दोनों को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज, नाम में पाउज आ रहा है, पाउज का मतलब होता है रुकावट। तो इसका मतलब ये है ना कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आती, टेम्परेचर में रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रोपोपाउज बोलते हैं। ट्रोपो टेम्परेचर में पाउज आ गया, बातें समझ में आ गई। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो बीच का पार्ट है उसको ट्रोपोपाउज बोलेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ओजोन लेयर होता है और यही ओजोन लेयर हम सबको स्किन कैंसर से बचाता है, यानी यूवी रेज जो हार्मफुल वाले सन से निकलते हैं उनको धरती पे आने से रोकता है, ठीक है। ये एक तरीके से छन्नी का काम करता है। मेजोस्फेयर जो कि सबसे ठंडा लेयर होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊपरी सतह होता है मेजोस्फेयर का, उसको मेजोपाउस बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं चौथा लेयर हमारा थर्मोस्फेयर है, यहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। यहाँ चार्ज्ड पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ एल्टीट्यूड, है ना। तो ये थर्मोस्फेयर के अंदर में सबसे ज्यादा हीट भी होता है। एक्सोस्फेयर अपना सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी। और इसके बाद आप जाओगे तो वो आपका स्पेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक स्केप वेलोसिटी होता है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से किसी इंसान को फेंका जाए तो वो धरती के ग्रेविटी को स्केप कर जाएगा। आज के सेशन का दूसरा सवाल बहुत ही शानदार है दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूपकुंड लेक इज लोकेटेड। रूपकुंड लेक इनमें से किस स्टेट के अंदर में लोकेटेड है? केरल, मणिपुर, हिमाचल या उत्तराखंड? आपको इस तस्वीर को देख करके क्या लगता है साथियों? रूपकुंड, नाम बड़ा ही प्यारा है, रूपकुंड। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यार रूपकुंड हाई एल्टीट्यूड का ग्लेशियल लेक है। कहां पे? देवों की भूमि उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। तो ये त्रिशूल माउंटेन के गोद में बना हुआ एक प्यारा सा लेक है जो कि इट इज लोकेटेड इन हिमालयाज। नाउ उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बात करें तो उत्तराखंड भारत का 27वां स्टेट बना 9 दिसंबर 2000 को, ठीक है। यूपी का पहले पार्ट हुआ करता था, यूपी से निकाल करके इसको उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स किसके किसके साथ आते हैं? चाइना के साथ, ठीक है जी, वो तिब्बत वाले साइड में, ठीक है। नेपाल के साथ आता है ईस्ट में, ठीक है। और उसके बाद और किसके साथ इसका बॉर्डर आता होगा उत्तराखंड का, जरा आप बता सकते हो कमेंट में। हाँ जी। तो यहाँ पे बहुत सारे होली प्लेसेस भी हैं, सैक्रेड प्लेसेस भी हैं। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अ, यहीं पे लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर में। तो देवों की भूमि उत्तराखंड में है रूपकुंड, ठीक है। राम झूला, लक्ष्मण झूला सब इधर ही है। नाउ आज के सेशन का तीसरा सवाल बहुत ही प्यारा है दोस्तों।
रमेश कैनॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पे जो ऑब्जेक्ट्स रखी हैं ना, उनको रमेश नहीं देख पाता। ठीक है, हालांकि ये आंखें रमेश की नहीं हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। अब देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, और पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं। ये सब तो बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, राइट। तो 2 मीटर, इसको अगर हम 1/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जी? हाँ जी, 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि माइनस वाला जो चश्मा है ना वो लगेगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आप यूं समझो कि किसी को अगर दूर वाला नहीं दिखता, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझिए। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब क्या है जी? मायोपिया के अंदर में एक व्यक्ति को जो चीजें दूर में रखी होती हैं वो दिखाई नहीं देती। और मायोपिया ये पतला सा छोटा सा शब्द है, तो इसमें लेंस भी जो यूज होता है ना वो पतलू सा होता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक वाला दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, तो उसमें मोटू सा लेंस यूज होता है। नाम भी बड़ा है, ऐसे लेंस भी मोटू सा यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें कितने डायोप्टर का लेंस हम यूज करेंगे? -0.5 डायोप्टर। वहीं हाइपरमेट्रोपिया होता तो +0.5 हो जाता। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में प्लस वाला लेंस यूज होता है और मायोपिया में माइनस वाला यूज होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यार अगला सवाल बहुत ही तगड़ा सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स? आपने इस तरह की चीजें आपने सोनार की दुकान पे देखी होंगी। एक लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को डाला जाता है, और जब उसमें से निकालते हैं, साफ करते हैं, तो एकदम उसमें नई जैसी चमक आ जाती है। तो ये जो लिक्विड है ये कौन सी एसिड है जो गहना जेवर को चमका देता है? आपको पता है? इस लिक्विड को बोलते हैं निट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, पॉइजनस स्ट्रॉन्ग मटेरियल एसिड है, एंड नॉर्मली कलरलेस होता है, बट थोड़ा सा येलो कलर में आ जाता है। ठीक है जी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो निट्रिक एसिड का यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है, सो निट्रिक एसिड दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल के अंदर में चलते हैं दोस्तों। ये सवाल भी NDA 2 2023 के अंदर में पूछा गया है। नाउ अगला सवाल है, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ग्रोथ प्रोसेस? कौन सा 5 ईयर प्लान के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में फोकस किया गया था? NDA 2 2023 का ये सवाल है। पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा, पांचवा या सातवां? देखो, पहला हो नहीं सकता, पांचवा हो नहीं सकता, सातवां हो नहीं सकता। ठीक है, जो दूसरा 5 ईयर प्लान था दैट वाज फोकस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, तो इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला था। ठीक है, टारगेट सेट किया गया था 25% इंक्रीज का पूरे नेशनल के इनकम में थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 भी लाया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए। ठीक है, और ग्रोथ का टारगेट 4.5% था, बट 4.27% अचीव कर पाया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ठीक है जी, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही बहुत सारे स्टील मिल्स खोले गए थे, जैसे भिलाई के अंदर, दुर्गापुर के अंदर, राउरकेला के अंदर में। ठीक है, और उस समय होमी जहांगीर भाभा जी हेड थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जो कि 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी उसी टाइम पे हुई थी। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला। ठीक है, एंड इट वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो अपना दूसरा 5 ईयर प्लान है दैट वाज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो सातवां 5 ईयर प्लान, सॉरी, जो पांचवा 5 ईयर प्लान है उसका क्या एम था, बता सकते हैं आप? एक तो गरीबी को मिटाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, सातवां जो 5 ईयर प्लान था दैट वाज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। नाउ अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट है? नहीं यार, एरिया वाइज मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है भारत के अंदर में। तो नॉट करेक्ट तो यही हो गया। अब ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। गुजरात स्टेट कंट्रीब्यूट 7.9% शेयर टू द नेशनल जीडीपी, ये भी सही है। नेशनल जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 7.9% गुजरात उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तेलंगाना इज सिचुएटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये भी सही है। यानी आपका गलत वाला हो गया सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1। अगले सवाल की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुएज कैनाल इज और आर करेक्ट? सुएज इज अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल। क्या ये मैन मेड नेविगेशन कैनाल है? सुएज लिंक्स मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, एमआर, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था ना कि सुएज कैनाल एमआर के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है जी। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सुएज कैनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो यार सुएज कैनाल जो है ये सी लेवल वाटरवे है दैट पासिस थ्रू इजिप्ट, ठीक है, और ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका सही है, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। तो सुएज जो है ये मैन मेड वाटरवे है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया। नाउ सुएज कैनाल जो है ना ये ओपन कैनाल है, इसमें कोई भी लॉक्स नहीं है, समझ गए। तो स्टेटमेंट 3 अगर हम देखें, द सुएज कैनाल रिसीव्स अ लार्जर नंबर ऑफ शिप दैन द पनामा कैनाल, यानी ये स्टेटमेंट नंबर 3 आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, यानी 1 और 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम चैनल्स की बात करें तो 10 डिग्री चैनल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि निकोबार और अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में आता है, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और पाल्क स्ट्रेट। आज के सेशन का आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो यही रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जितने भी चैनल्स स्ट्रेट्स हैं इन सब के बारे में याद करके आइएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो आप जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है वो ये है कि एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वेयर एज एन आयरन शिप फ्लोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जवाब दोस्तों आप सबको कमेंट में देना है। जाते जाते मैं आप सबको कुछ अपडेट्स दे देता हूं। जैसे एनडीए 2 के लिए अगर आप बैच ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको रणभूमि बैच में ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है। वहीं सीडीएस 2 के लिए आपको योद्धा बैच में ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही शानदार बैच है, बहुत ही शानदार फैकल्टीज़ हैं, इंडिया के नंबर 1 फैकल्टीज़ में से एक हैं ये सारे। तो 28 मार्च से ये बैच स्टार्ट हुई है योद्धा। इसमें आपको 250 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना तो सारी की सारी बैचेस आपके लिए फ्री हो जाएंगी। जैसे नेटफ्लिक्स पे पूरा प्लेटफॉर्म आपका हो जाता है ना एक सब्सक्रिप्शन के साथ, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही अफोर्डेबल है। अराउंड 3000 में आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, और उसमें भी आप यूँ मान लो ना कि 2-4 महीने का एक्स्ट्रा भी मिल जाता है जब ऑफर्स चल रहे होते हैं। वीर 2.1 कंप्लीट बैच है CAPF के लिए, ये 4 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट हो रही है। इसमें प्रशांत जगताप सर फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट हैं, विशाल सर टॉप एजुकेटर रहे हैं, सिद्धांत शर्मा सर और संदीप सर। इस बैच के अंदर में ये सारे लेजेंड एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों 50 डे का हार्ड चैलेंज भी अनअकैडमी के ऊपर में चल रहा है, जिसकी प्राइस 3700 है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी देखने को मिल रहा है। इसकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, सारी PDFs भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। इस ऑफर का आप ज़रूर लाभ उठाना। लास्ट के 5 महीने का करंट अफेयर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमें सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।